सिग्नेचर ग्लोबल का वैसे आज आईपीओ भी लिस्ट होने जा रहा है। 15% का प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बार इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। और एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी ज़रा एक बार स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं। अपडेटर का आईपीओ आपको मालूम ही है, चल ही रहा है, और उनसे एक बार ज़रा एक बातचीत करके एक व्यू पॉइंट लेते हैं। हमारे साथ बालाजी स्वामीनाथन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ऑपरेटर सर्विसेज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले तो आप हमको ज़रा ये बताएंगे कि इस आईपीओ का पैसा किस वे में कितना जुटा रहे हैं, और उसमें दो हिस्सा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एक आपका ओएफएस भी है और एक दूसरा जो टिपिकली आप रेस करना चाहते हैं। जरा इसकी डिटेल दे दीजिए सर। Sure. Good morning, everyone, and shukriya for having us on the show. Okay, so पूरा हम 400 crores प्राइमरी कंपनी में ले रहे हैं, तो 400 crores में 133 crores लोन रीपेमेंट करने के लिए यूटिलाइज होगा, एग्जिस्टिंग लोन्स को रीपे करेंगे, और 115 crores रहेगा फ्यूचर वर्किंग कैपिटल के लिए ऑगमेंटेशन, and 80 crores is blind pool for the future acquisitions, and balance is general purposes. So this is on the primary part. अगर आप OFS देखेंगे तो 80 लाख शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, 80 लाख, तो उसमें प्रमोटर का 40 lakhs and the Motilal investment PE, so they are selling about 40 lakhs. So total is 80 lakh shares. So that is the OFS size. ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर बाला। क्योंकि आपने क्लियरली हमें बताया कि आप कहीं ना कहीं ये जो फंड्स इन्यूजन इंटरनल एक्यूरल्स के लिए भी करेंगे, थोड़ी और डिटेल्स हम समझना चाहेंगे और बता भी दें, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये रकम इस्तेमाल की जाएगी, और प्रमोटर का इतना % हिस्सा है, और भी और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स आपके क्या होंगे आगे? Okay, so currently promoters hold about closer to about 81%. So issue के बाद उनका बन जाएगा 58%, right? And on the services part, if you look at, so today we are there on two segments. So which is, one is the integrated facilities management है, जहाँ पे soft services, housekeeping, engineering services, production support services ये सब करते हैं, basically maintaining any facility, right? एंड दूसरा सेगमेंट है हमारा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो इसमें हम एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, एयरपोर्ट्स में हम एयरलाइंस को ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देते हैं। तो हमारा ऑडिट एंड एश्योरेंस है, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट एंड एश्योरेंस नहीं है, ये तो मोर रिटेल सेगमेंट में चैनल ऑडिट्स करते हैं। एंड सेल्स एनेबलमेंट इज द अदर लार्जेस्ट वन, सो जहाँ पे वी हेल्प कस्टमर्स टू गेट and lead generation and concluding those leads or qualified leads, right? So these are the main segments, and both these segments continue to grow at a healthy rate. So even in the history also we have grown beyond the market growth, and based on the F&S report that we have initiated, market is growing at around 15 to 17% in both the segments, and we expect to grow overperform this as we did in the past. सर एक क्वेश्चन मेरे को लेना था एक्चुअली। वैसे तो चर्चा आईपीओ पे हो रही है, लेकिन मैं क्योंकि आपके बिजनेस की ना बैलेंस शीट अभी चेक कर रहा था, तो मैंने आपके पीयर्स के साथ आपका बीटा मार्जिन्स चेक किया, यानी कि जिसको हम ऑपरेशनल मार्जिन्स कहते हैं टिपिकली। तो वो आपका अच्छा है, 4-4.5% के आसपास का मार्जिन है, जबकि क्वेस्ट कॉर्प का तो 3.5 है, एसआईएस का 4% है, और टीम लीज का तो बहुत ही कम है, करीब 2% है। सर ये मार्जिन मेंटेन रखेंगे, और ये पोस्ट आईपीओ ये मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस कितने हैं? Okay, so I would like to put this in perspective. So business में yes comparable Quest Corp और Teamlease हैं, but उनका business जब देखेंगे तो वो थोड़ा अलग है। So हम staffing में नहीं है, हमारा 70% of the business IFM से आता है, और 30% of the revenue comes from business support services, which are high margin businesses. So IFM is typically about 4.5 to 5% kind of a margin. Whereas business support services is about 12 to 15% kind of a margin. तो इसीलिए हमारा blend बनता है is about 6.89% that we have done in FY23, which is also there in the document, right? So that is the reason why this margin is higher, because the staffing is very minuscule for us. And दूसरा बात है, going forward on the margins, look, we are not expecting any significant increase in the margins. The same margins would retain is what we are expecting, but of course with the cost optimization, because IFM is more a scale game. So जब आपका revenue बढ़ जाता है तो आपका cost नीचे वाला SG&A cost उतना same line पे बढ़ता नहीं, तो इसीलिए
you will have some kind of a margin expansion based on the cost optimization that would be there, and business mix change is the other thing that we would look at to see or to improve. So maybe in the next 2 to 3 years, we would grow from maybe about 30 to 90 basis points is what we want to do. But again, depends on the market and other things. We need to look at it from that perspective. ठीक है। सोमनाथन सर, आपकी कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आप पीएनजी, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, Hyundai, LTI Mindtree जैसी कंपनियां आपके क्लाइंट्स में शामिल हैं और 116 ऑफिस तो आपके देश में हैं, विदेशों में भी आपके ऑफिस हैं। आपने कहा कि आपका जो कारोबार है ना इनसे अलग है, तो क्या कोई लिस्टेड स्पेस में अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स आपके होंगी, कोई ऐसा प्लेयर है जिससे आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है? जरा इसके बारे में बता दीजिए अगर आप बता सकें तो। और दूसरी चीज़ कि अभी विदेशों से आपके कारोबार का कितना हिस्सा आ रहा है और वहां पर और से कौन से क्लाइंट्स है जिन पर आपकी नजर है? ओके, सो जब आप कंपेयर करते हो ना, तो IFM स्पेस, सो बेसिकली मल्टीपल बिजनेसेस आर देयर, राइट? तो इसीलिए आपको एक एक बिजनेस को सेपरेट में अगर आप देखेंगे तो वो इंडस्ट्री रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो IFM में अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स में क्विस का एक पार्ट जो उनका भी IFM है और SAS का भी IFM पीस है। सो वो सेगमेंट को आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ऑन द BSS में अगर आप देखेंगे तो सेल्स एनेबलमेंट सेपरेट सेगमेंट है। सो वो सेगमेंट में हम लीडर्स हैं इंडिया में। तो अगर आप देखेंगे all the businesses which we are there, so we are there as either 1, 2 or 3, and which is also there in the F&S report which is initiated, right? So that is on the competition part. Coming to the export business that you're talking about, earnings in forex, हमारा करीब से 8% तक रेवेन्यू बाहर से आता है। तो प्राइमरली 2 बिजनेसेस हैं इसमें। एक तो सेल्स एनेबलमेंट बिजनेस जो है, उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट, लेनोवो, तो ऐसे क्लाइंट्स को सर्विस करते हैं और बाहर भी उनका साउथ ईस्ट एशिया में भी उनका सर्विसेज करते हैं। तो दैट इज वन पार्ट। एंड PNG, एज यू राइटली मेंशन्ड, इज द अदर प्लेस वेयर वी डू ऑडिट एंड एश्योरेंस। So there from India we service almost about 13-14 countries for them across. So those are the 2 export or forex earning businesses that we have, which is closer to about 8% of my total revenue in FY23. ऑलराइट मिस्टर बाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। और बहुत लल मार्केट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स और जो आया है उनमें से एक स्टॉक जो हम लगातार पिछले कई दिन से बात कर रहे हैं वो है AMC स्टॉक्स भी। HDFC AMC लगातार आप इसमें देखें तो एक अच्छा बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप बड़ा भी है, 1.25% हो गया। HDFC ये स्टॉक काफ़ी धीमी चाल चल रहा है कुछ, लेकिन एक सस्टेनेबल मूव दे सकता है क्या? आप एंटर करेंगे इस लेवल्स पर? देखिए, इसका रीजन ये है कि एक अच्छे मूव के बाद ये कंसोलिडेशन आया है, और अगर मैं देखूं तो मार्केट्स जहां क्रैक हुए हैं वहां ये स्टॉक बिल्कुल अपनी मजबूती जो है इसको बरकरार रखे हुए है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। मार्केट से थोड़ा भी सपोर्ट मिला तो यहाँ पे आपको 2800 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो HDFC AMC ये टिपिकल ट्रेडर काउंटर नहीं है जो बड़ा मोमेंटम दे, तो अगर थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं आप तो बिल्कुल इसमें एंटर करें। 2640 के आसपास जहां इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसको स्टॉप लॉस लेके चलें। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 2775 का होगा, दूसरा टारगेट 2825 का। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेडी होगा आपको इस स्टॉक पे भी मोमेंटम लौटते हुए नजर आएगा। सो जस्ट कंसोलिडेशन राइट नाउ विद अ पॉजिटिव बायस लुक्स लाइक अ गुड बाय।